पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा अपना आ जाता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश की अपन बात करें, है ना, तीसरा आ जाता है अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। तीसरा आ जाता है अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखिए इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की अपन बात करें राजस्थान के मैप के अनुसार, सबसे पहले तो इसको देखेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश को किस और राजस्थान के है। तो देखिए ये आ जाता है अपना राजस्थान, ये आ जाता है अपना राजस्थान, और इस राजस्थान के संदर्भ में इसकी बात करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश की। देखिए मित्रों ये आ जाता है मित्रों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, है ना, ये आ जाता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए ये आ जाता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये आ जाता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, है ना, और ये आ जाता है मित्रों अरावली पर्वतीय प्रदेश, है ना, ये आ जाता है मित्रों अरावली पर्वतीय प्रदेश। देखिए अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है जी। और ये आता है मित्रों, है ना, ये आ जाता है मित्रों पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये आ जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इस प्रदेश की अपन बात करें तो ये आ जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, है ना, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की, है ना, इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की अपन बात करें, ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश की अपन बात करते हैं। अपना आ जाता है तीसरा जो भौतिक प्रदेश आ जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखिए इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की हम बात करें तो इसके निर्माण की या इसके सामान्य परिचय की हम बात करें कि सर इसका निर्माण कैसे हुआ राजस्थान के अंदर, पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखिए इस पूर्वी मैदानी प्रदेश के हम निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ था मित्रों वो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से इस मैदान का क्या हुआ था मित्रों? निर्माण हुआ था। गंगा तथा यमुना नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से इस मैदान का निर्माण हुआ था। और राजस्थान के अंदर हम बात करें तो आ जाती है चंबल नदी, माही नदी, और हम बात करें मित्रों बनास नदी के द्वारा लाई गई मिट्टियों से इस मैदान का क्या हुआ मित्रों? निर्माण हुआ है। देखिए इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की हम बात करें, है ना, पूर्वी मैदानी प्रदेश की हम बात करें तो इस प्रकार से मित्रों पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो निर्माण हुआ था, है ना, इस प्रकार से जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का, ये दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश है। देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश, इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की हम बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ था वो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से इस मैदान का निर्माण हुआ था। देखिए निर्माण की हम बात करें तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से इसका निर्माण हुआ, है ना, इसका निर्माण हुआ। नदी में भी हम बात कर लें तो आ जाती है गंगा तथा यमुना नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से इस मैदान का क्या हुआ मित्रों? निर्माण हुआ है। और राजस्थान में अपन नदियों की बात करें तो इस पूर्वी मैदानी प्रदेश से संबंधित नदी आ जाती है चंबल नदी, ठीक है जी। एक आ जाती है माही नदी, एक और नदी की हम बात करें तो आ जाती है बनास नदी, है ना, आ जाती है बनास नदी, ठीक है। बाद में इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की हम बात करें, इसके क्षेत्र की बात करें, इसके विस्तार की बात करें तो इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो विस्तार आ जाता है वो 10 जिलों के अंदर आ जाता है ना। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो विस्तार है वो राजस्थान के 10 जिलों में आता है। कौन कौन से सर 10 जिले वो भी बता दीजिए। देखिए 10 जिलों की अपन बात करें इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में, है ना, 10 जिलों की बात करें कि सर इसका विस्तार आ जाता है कितने जिलों के अंदर? देखिए
विस्तार की अपन बात करें, है ना, इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार आता है 10 जिलों के अंदर। देखिए राजस्थान के 10 जिलों में इसका विस्तार आ जाता है और वो 10 जिले आ जाते हैं। देखिए एक आ जाता है भरतपुर, दूसरा आ जाता है करौली, धौलपुर, आ जाता है दौसा, दौसा के बाद हम बात करें तो आ जाता है अलवर, और अलवर के बाद हम बात करें तो आ जाता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद बात करें तो आ जाता है बारा, और बारा के बाद हम बात करें तो आ जाता है बांसवाड़ा, ठीक है, और बांसवाड़ा की हम बात करें तो आ जाता है राजसमंद, है ना, आ जाता है राजसमंद के बाद हम बात करें तो आ जाता है दौसा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इन 10 जिलों के अंदर इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्या है मित्रों, विस्तार है, ठीक है। भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, बारा, बांसवाड़ा, राजसमंद तथा दौसा जिले के अंदर इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्या है मित्रों, विस्तार है। बाद में इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की हम अपन बात करें तो ये अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है ना। इस अरावली पर्वतमाला के देखिए इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला आ जाती है, उस अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित ये प्रदेश आ जाता है। देखिए यह अरावली पर्वतमाला के, है ना, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है, के पूर्व में, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है कौन सा, अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। बाद में हम इसकी बात करें तो विस्तार भी आ गया 10 जिलों के अंदर, और हम बात करें इसके डाल की, किसका डाल राजस्थान में किस और इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का, तो इसके डाल की हम बात करें तो डाल आ जाता है मित्रों, इसका डाल आ जाता है पूर्व की ओर, है ना, इसका डाल आ जाता है पूर्व की ओर। देखिए सर डाल से क्या रिलेशन है इस प्रदेश का, देखिए इसका डाल आ जाता है पूर्व की ओर, इसी पूर्व की ओर डाल के कारण में तो अधिकांश जो पूर्व की ओर जो नदियों का उद्गम होता है राजस्थान के अंदर, वो नदियां जो अपना जल कहाँ ले जाती है, बंगाल की खाड़ी की ओर। देखिए इसलिए अधिकांश जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल ले जाती है। देखिए इसी डाल के कारण पूर्व की नदियां, है ना, पूर्व की नदियां, इसी डाल के कारण पूर्व की नदियां अपना जल, पूर्व की नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर, है ना, बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है, बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है, ठीक है जी। तो ध्यान रखना मित्रों इसी डाल के कारण, है ना, इसी डाल के कारण तो अधिकांश जो नदियां हैं इस पूर्व की ओर जो अपना जल कहां ले जाती है, बंगाल की खाड़ी की ओर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की, तो इसका क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल आ जाता है 23%। देखिए बाद में हम इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की अपन क्षेत्रफल की बात करें कि सर कितने क्षेत्रफल में ये प्रदेश फैला हुआ है, तो क्षेत्रफल आ जाता है 23%, है ना, क्षेत्रफल आ जाता है 23%। और हम जनसंख्या की बात करें कि सर कुल जनसंख्या इस प्रदेश के अंदर कितनी निवास करती है, इस जनसंख्या की हम बात करें तो 40%, है ना, 40% जनसंख्या यहाँ पर क्या करती है मित्रों, निवास करती है। अरावली पर्वतमाला में कितनी करती है, 10 से 11% करती है। और जनसंख्या की बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की तो 40% यहाँ जनसंख्या निवास करती है। देखिए बाद में हम इस प्रदेश की, है ना, बाद में हम इस प्रदेश की मिट्टी की बात करें कि सिर्फ
पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर मिट्टी कौन सी पाई जाती है? देखिए मिट्टी की हम बात करें तो इस प्रदेश के अंदर मिट्टी की बात करें तो पाई जाती है दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी मित्रों? दोमट मिट्टी। देखिए मिट्टी की हम बात करें तो आ जाती है दोमट मिट्टी। बाद में हम इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की हम वर्षा की बात करें कि सर हम वर्षा कितनी होती है? वर्षा ऋतु के दिनों में या वर्षा की बात करें तो आ जाती है वर्षा 90 से मित्रों 120 सेंटीमीटर के बीच यहाँ क्या होती है? वर्षा होती है। देखिए वर्षा की बात करें कि सर यहाँ वर्षा कितनी होती है? देखिए वर्षा की बात करें तो 90 से 120 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर क्या होती है मित्रों? वर्षा होती है। ठीक है, देखिए आगे हम बात करें। देखिए क्षेत्रफल आ जाता है 23%, जनसंख्या 40%, मिट्टी आ जाती है दोमट मिट्टी, वर्षा आ जाती है 90 से 120 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। बाद में इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की अपन बात करें, देखिए बाद में हम इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां है ना, राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां तथा परिवहन के संसाधन है ना, इस परिवहन के संसाधन इस पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर होते हैं। ठीक है, देखिए बात करें राजस्थान में सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां, सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां तथा परिवहन के साधन है ना, परिवहन के साधन। ठीक है, सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां मतलब देखिए मित्रों इस पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर हम विस्तार की बात की थी तो आ जाता है अलवर जिला, और इस अलवर जिले के अंदर सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां मिलती है। जैसे है ना टपूकला अलवर की बात करें तो होंडा दोस्तों शोरूम है। ठीक है ना, और दोस्तों रेलवे के डिब्बों का बनाने का कारखाना भी भरतपुर के अंदर स्थित है। मतलब बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां इस पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आती है। बाद में इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो राजस्थान का सबसे उपजाऊ है ना, राजस्थान का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। देखिए राजस्थान का सर्वाधिक है ना, राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश, उपजाऊ, राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है, राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। देखिए नेक्स्ट हम बात करें इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की तो राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश भी इस प्रदेश के अंदर आते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की अपन बात करें तो आ जाता है मित्रों सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक सिंचाई है ना, सर्वाधिक सिंचाई की बात करें है ना, सर्वाधिक सिंचाई इस पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत होती है ना, सर्वाधिक सिंचाई होती है इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में। और सिंचाई की बात आती है तो होती है किससे मित्रों? कुओं के द्वारा। देखिए है ना, सिंचाई होती है कुओं तथा नलकूपों के द्वारा, कुओं तथा नलकूपों के द्वारा। और कुओं तथा नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई के जिला की बात आए तो आ जाता है अपना जयपुर जिला। कौन सा जिला भाई? जयपुर जिला। जिले की बात आए तो अपना आ जाता है जयपुर जिला। जयपुर जिले के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक कुओं तथा नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है, नहरों की बात की थी तो होती है गंगानगर के अंदर है ना, सर्वाधिक नहरों के द्वारा सिंचाई होती है गंगानगर के अंदर। तालाबों की पूछे तो आ जाता है भीलवाड़ा के अंदर है ना, तो ये भी याद रखना। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई की बात आज आए तो आ जाता है भीलवाड़ा जिला। कौन सा जिला? अपना भीलवाड़ा जिला, टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जिसे जाना जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक सिंचाई इस पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत होती है और ये सिंचाई होती है कुओं तथा नलकूपों के द्वारा। जिला पूछे तो कौन सा? अपना जयपुर। तो ध्यान रखना है मित्रों इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की। नेक्स्ट हम इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो इसे भी मित्रों इस पूर्वी मैदानी प्रदेश को भी दोस्तों 3 उप विभागों के अंदर बांटा गया। कितने उप विभागों के अंदर मित्रों? 3। कौन कौन से 3 वे उप विभाग? देखिए एक आ जाता है मित्रों चंबल बेसिन,
एक आ जाता है मित्रों माही बेसिन और तीसरा आ जाता है बनास बेसिन। कैसे सर? देखिए, हमने सबसे पहले निर्माण की बात की थी, तो इसका जो निर्माण हुआ था वो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों से हुआ था। तो इन नदियों के द्वारा इन अलग अलग उप विभागों के अंदर इस भौतिक प्रदेश को बांटा गया है, जिसका नाम आ जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखिए, इस पूर्वी मैदानी प्रदेश के हम उप विभाग की बात करें, है ना, देखिए आ जाता है अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की हम उप विभागों की बात करें तो इसे 3 उप विभागों के अंदर बांटा गया है ना। कितने उप विभागों में? 3 उप विभागों में बांटा गया। कौन कौन से सर 3वे उप विभाग? देखिए, इन 3 उप विभागों की अपन बात करें तो पहला आ जाता है मित्रों चंबल बेसिन, है ना। पहला आ जाता है चंबल बेसिन। देखिए, पहला आ जाता है चंबल बेसिन। और दूसरे उप बेसिन की अपन बात करें तो आ जाता है मित्रों माही बेसिन। कौन सा बेसिन मित्रों? माही बेसिन। देखिए, दूसरा आ जाता है माही बेसिन। और तीसरे बेसिन की अपन बात करें तो आ जाता है बनास बेसिन, है ना, बनास बेसिन। देखिए, तीसरा आ जाता है बनास बेसिन। ठीक है जी। अब अपन एक एक बेसिन की हम बात करें। सबसे पहले बात करते हैं चंबल बेसिन की, है ना। इसको पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 उप विभागों के अंदर बांटा, चंबल बेसिन, माही बेसिन और बनास बेसिन। हम बात करते हैं इस चंबल बेसिन की, है ना। बात करते हैं अपन चंबल बेसिन की। देखिए मित्रों, आ जाती है चंबल बेसिन। देखिए, चंबल बेसिन की अगर हम बात करें, है ना, चंबल बेसिन की हम बात करें तो इसका विस्तार आ जाता है 3 जिलों के अंदर। देखिए, विस्तार की अपन बात करें कि सर चंबल बेसिन का विस्तार राजस्थान के किन जिलों के अंदर आता है, तो आ जाता है एक सवाई माधोपुर, है ना, सवाई माधोपुर। दूसरा जिले की बात करें तो आ जाता है करौली, है ना, करौली। और तीसरे जिले की हम बात करें तो आ जाता है धौलपुर। इन 3 जिलों के अंदर इस चंबल बेसिन का विस्तार है। कितने जिलों के अंदर? 3 जिलों के अंदर, सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर। देखिए, चंबल बेसिन की अपन बात करें तो आ जाती है नदी कौन सी? अपने चंबल नदी। इस चंबल नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम होता है वो होता है जानापाव की पहाड़ी, और जानापाव की पहाड़ी आ जाती है मध्य प्रदेश के अंदर। इस जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है, और राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है मित्रों ये 84गढ़, और 84गढ़ आ जाता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। जैसे ये प्रवेश करती है तब तो यह पहाड़ों में बहती है, लेकिन आगे जाने के बाद ये धौलपुर तथा करौली के मध्य ये छोटी छोटी इसका जो बाग है वो नालियों के रूप में बहता हुआ चलता है। और इन नालियों के द्वारा मिट्टी का क्या होता है मित्रों? कटाव होता है, यानी मिट्टी का हो जाता है अपरदन। इसलिए मित्रों इसी धौलपुर में इस प्रदेश को कहा जाता है अवनालिका अपरदन। और भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी आ जाती है चंबल नदी। और अवनालिका अपरदन के जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है उत्खान भूमि, है ना। कौन सी भूमि? उत्खान भूमि। सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था कि उत्खान भूमि करने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है, तो कौन सी नदी आ जाती है? अपने चंबल नदी। ठीक है जी। और उत्खान भूमि कहते हैं इस क्षेत्र को। और उत्खान भूमि को मित्रों कहा जाता है जहां से ये अपरदन होता है, इसे कहा जाता है मित्रों बीहड़, और इसे कहा जाता है, ठीक है, बीहड़ कहा जाता है। और इसको स्थानीय भाषा में मित्रों खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर, या फिर इसे डांग कहा जाता है। देखिए, समझाता हूं आपको मैप के अनुसार। देखिए, आ जाता है अपना राजस्थान, इस प्रकार से अपना आ जाता है राजस्थान, है ना, इस प्रकार से आ जाता है अपना राजस्थान। ये है जी अपना राजस्थान। और चंबल नदी की अपन बात करें, है ना, देखिए चंबल नदी की हम बात करें तो चंबल नदी निकलती है जानापाव की पहाड़ी,
जानापाव की पहाड़ी, जानापाव की पहाड़ी की हम बात करें तो ये आ जाती है मध्य प्रदेश के अंदर। नदी की अपन बात करेंगे अफवाह तंत्र के अंदर, ठीक है। तो जानापाव की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। नदी के उद्गम से आगे मित्रों यहाँ पर एक बांध बनता है, बांध का नाम है गांधी सागर बांध। जैसे ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है चौरासीगढ़, है ना, चौरासीगढ़ सर कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, है ना, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर राजस्थान के अंदर यह प्रवेश करती है। और यह प्रवेश करने के कारण, है ना, के पहले मित्रों यह पहाड़ों के अंदर, है ना, पहाड़ों के अंदर बहती हुई ये चलती है। कौन नदी, कौन सी नदी, अपने चंबल नदी। बाद में ये सवाई माधोपुर, बारा, करौली तथा धौलपुर के मध्य सीमा बनाते हुए ईटानगर यूपी में, है ना, ईटानगर यूपी में यमुना नदी के अंदर क्या हो जाती है, मिल जाती है। यमुना नदी के अंदर नदी मिल जाती है, नदी का नाम आ जाता है चंबल नदी। देखिए बात करें इस नदी की, है ना, इस चंबल नदी की अपन बात करें तो आ जाता विस्तार, एक तो आ जाता है सवाई माधोपुर, है ना, एक आ जाता है सवाई माधोपुर, दूसरा आ जाता है करौली और आ जाता है धौलपुर, है ना, धौलपुर। जैसे नदी धौलपुर तथा सवाई माधोपुर के अंदर प्रवेश करती है तो इसका जो कुछ पानी है मित्रों नालियों के रूप में यहाँ पर, है ना, नालियों के रूप में यहाँ चलता है। और ये नालियों के रूप में चलने के कारण यहाँ पर मित्रों मिट्टी का क्या हो जाता है, अपरदन हो जाता है। और इस मिट्टी के अपरदन के कारण ही, है ना, मिट्टी के अपरदन के कारण इसे कहा जाता है अवनाली का अपरदन। देखिए इसे कहा जाता है अवनाली का अपरदन। इसे क्या कहा जाता है मित्रों, अवनाली का अपरदन। देखिए अवनाली का अपरदन, है ना, इसे कहा जाता है अवनाली का अपरदन। और भारत में, है ना, भारत में सर्वाधिक अवनाली का अपरदन करने वाली जो नदी है उस नदी का नाम आ जाता है मित्रों चंबल नदी। देखिए सर्वाधिक, है ना, हम लिख सकते हैं भारत में सर्वाधिक या एकमात्र, है ना, सर्वाधिक अवनाली का अपरदन करने वाली नदी, सर्वाधिक अवनाली का अपरदन करने वाली नदी का नाम आ जाए तो कौन सी नदी, अपने चंबल नदी, है ना, कौन सी नदी, अपने चंबल नदी, ठीक है जी। और इस अवनाली का अपरदन के क्षेत्र को कहा जाता है उत्कात भूमि। कौन सी भूमि मित्रों, इस अवनाली का अपरदन के क्षेत्र को कहा जाता है मित्रों उत्कात भूमि। देखिए इस अवनाली का अपरदन के क्षेत्र को कहा जाता है उत्कात भूमि, है ना, उत्कात भूमि यानी उबड़ खाबड़ भूमि, है ना, उत्कात भूमि जिसे कहा जाता है उबड़ खाबड़ भूमि, है ना, उबड़ खाबड़ भूमि। तो राजस्थान की एकमात्र नदी जो अवनाली का अपरदन के लिए प्रसिद्ध है या उत्कान भूमि के लिए प्रसिद्ध है, उत्कान भूमि का मतलब होता है उबड़ खाबड़, ठीक है, वो आ जाती है चंबल नदी। तथा यह डाकुओं की शरण स्थली के लिए भी प्रसिद्ध है। मैंने आपको बताया था जैसे प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के पहले पहाड़ों के अंदर, है ना, पहाड़ों के अंदर बहती हुई चलती है। इस पहाड़ों के अंदर क्या है मित्रों, डाकुओं की शरण स्थली है। ध्यान रखना, डाकुओं की शरण स्थली भी पूछे तो कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध नदी आ जाती है तो कौन सी नदी, अपने चंबल नदी, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करें इस उत्कान भूमि के क्षेत्र को, है ना, इस उत्कान भूमि को या तो कहा जाता है डांग, है ना, या तो कहा जाता है डांग, या इसे कहा जाता है खादर, है ना, या इसे कहा जाता है बियड, या इसे कहा जाता है बियड, है ना। देखिए या तो इसे कहा जाता है डांग। और डांग की हम बात करें तो डांग क्षेत्र राजस्थान के अंदर, है ना, पहाड़ी बाघ को कहा जाता है डांग। क्या दोस्तों, पहाड़ी बाघ को डांग कहा जाता है। और डांग की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर 8 जिलों के अंदर ये डांग क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र फैला हुआ है। कौन कौन से सर वे 8 जिले, देखिए एक आ जाता है धौलपुर, भरतपुर, करौली, अलवर तथा कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा। ये 8 जिलों के अंदर ये डांग क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र फैला हुआ है। देखिए डांग की अपन बात करें, है ना, देखिए डांग की अपन बात करें, है ना, डांग की अपन बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र को कहा जाता है स्थानीय भाषा में डांग, है ना, पहाड़ी क्षेत्र को कहा जाता है डांग, ठीक है। और डांग की अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर विस्तार की बात करें तो 8 जिलों के अंदर इसका विस्तार है ना,
8 जिलों के अंदर, 8 जिलों के अंदर इसका विस्तार आ जाता है। और 8 जिले कौन कौन से सर्वे, देखिए 8 जिलों की अपन बात कर लें तो 8 जिलों में अपन बात कर लें तो आ जाता है एक सवाई, देखिए 8 जिलों में अपन बात करें तो आ जाता है अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, है ना, और झालावाड़। इन 8 क्षेत्रों के अंदर इस डांग क्षेत्र का क्या है मित्रों, विस्तार है। ठीक है, देखिए मित्रों एक बात आ जाती है कि डांग की रानी किससे कहा जाता है ना, डांग की रानी कहा जाता है मित्रों करौली को, है ना, डांग की रानी कहा जाता है करौली को। तो ध्यान रखना मित्रों, डांग की रानी, है ना, डांग की रानी कहा जाता है करौली को। और डांग का राजा, है ना, डांग का राजा कहा जाता है, राजा और रानी, ठीक है जी, राजा और रानी, डांग का राजा कहा जाता है धौलपुर को, डांग का राजा, है ना। डांग क्षेत्र जो सर्वाधिक फैला हुआ है वो तो आ जाता है सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए हम बात करें, है ना, सर्वाधिक विस्तार की, अपन बात करें कि सर्वाधिक विस्तार से राजस्थान में डांग क्षेत्र का किस ओर है, तो आ जाता है सवाई माधोपुर जिले के अंदर, है ना, सवाई माधोपुर जिले के अंदर डांग क्षेत्र का विस्तार है। और धौलपुर को कहा जाता है डांग का राजा और करौली को कहा जाता है डांग की रानी, ठीक है। तो उत्कात भूमि को, है ना, उत्कात भूमि के क्षेत्र को कहा जाता है डांग, या दोस्तों कहा जाता है उसे बीहड़, ठीक है। और स्थानीय भाषा में, है ना, स्थानीय भाषा या पहाड़ी क्षेत्र को कहा जाता है डांग, ठीक है, स्थानीय पहाड़ी क्षेत्र को कहा जाता है उत्कात भूमि के डांग। और डांग का विस्तार आ जाता है 8 जिलों के अंदर। आगे हम बात करें, है ना, आगे हम बात करें इस चंबल बेसिन की। देखिए नदी की अपन ने बात करी कि चंबल नदी के द्वारा निर्मित ये पूरा मैदान या पूरा बेसिन बनता है चंबल बेसिन का पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें, अगला जो आ जाता है माही बेसिन। कौन सा बेसिन अपना, माही बेसिन। देखिए अगला जो प्रदेश आ जाता है माही बेसिन, माही बेसिन। अगला आ जाता है माही बेसिन। और इस माही बेसिन की हम बात करें, है ना, माही बेसिन की हम बात करें तो इसका जो विस्तार आता है ना, इसका जो विस्तार आता है वो विस्तार आ जाता है मित्रों 3 जिलों के अंदर। कौन कौन से सर वे 3 जिले वो भी बता दीजिए। देखिए 3 जिलों की माही बेसिन के अंदर हम विस्तार की बात करें तो आ जाता है डूंगरपुर, है ना, कौन सा पुर मित्रों, डूंगरपुर आ जाता है। उसके बाद आ जाता है प्रतापगढ़, है ना, उसके बाद आ जाता है प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बाद आ जाता है मित्रों डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और आ जाता है बांसवाड़ा, आ जाता है बांसवाड़ा। इन 3 जिलों के अंदर इस माही बेसिन का क्या आ जाता है, विस्तार आ जाता है। देखिए माही बेसिन की अपन राजस्थान के मैप के अनुसार हम बात करें, है ना, इस माही बेसिन की राजस्थान के अनुसार हम बात करें, देखिए इस माही बेसिन की राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो ये आ जाता है अपना राजस्थान का मैप। देखिए राजस्थान के संदर्भ में इस माही बेसिन की बात करते हैं, देखिए माही बेसिन के राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करते हैं। देखिए ये आ जाता है अपना राजस्थान, इस प्रकार से आ जाता है अपना राजस्थान। और माही बेसिन की अपन बात करें तो माही नदी, है ना, माही नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से इस मैदान या इस बेसिन का निर्माण हुआ है। और माही नदी की अपन बात करें तो इस नदी का जो उद्गम होता है, इस नदी का जो उद्गम होता है वो होता है मेहंद झील से, है ना, मेहंद जिला,
मेंद झील है ना, मेंद झील आ जाती है एमपी में। मेंद झील से है ना, मेंद झील से इस नदी का उद्गम होता है और इस नदी का जो उद्गम होता है और प्रवेश राजस्थान के अंदर करती है, ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है खांडू गांव से, है ना। कौन से गांव से मित्रों? खांडू गांव से राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है जी, खांडू गांव है ना। खांडू गांव सर कहाँ पड़ता? खांडू गांव पड़ता बांसवाड़ा जिले के अंदर। देखिए खांडू गांव बांसवाड़ा में राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है और राजस्थान के अंदर प्रतापगढ़ तथा डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए पुनः यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है ना, पुनः यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और उल्टे यू आकार से चलने वाली एकमात्र नदी आ जाती है माही नदी, और ये बहती हुई वापस आ जाती है खंबात की खाड़ी के अंदर, है ना। खंबात की खाड़ी में अपना जल क्या करती है? विसर्जित करती है माहिन नदी। कौन सी नदी? अपने माहिन नदी। और इस नदी की अपन बात करें, है ना, इस माहिन नदी की राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करें, देखिए राजस्थान के संदर्भ में इस माही नदी की बात करें तो जैसे ही प्रवेश करती है बांसवाड़ा जिले के अंदर और एक तरफ आ जाती है प्रतापगढ़ की सीमा, है ना, प्रतापगढ़ की सीमा। इस प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के भूभाग को कहा जाता है इस माही नदी पर, है ना, माही नदी पर कहा जाता है छप्पन का मैदान। कौन सा मैदान मित्रों? छप्पन का मैदान। देखिए इसे कहा जाता है मित्रों छप्पन का मैदान, इसे कहा जाता है छप्पन का मैदान, है ना। इस माही नदी इस प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा में 56 है ना 56 नालियों के रूप में यहाँ पर 56 नालियों के रूप में यहाँ पर मित्रों क्या होती है? चलती है, इसलिए इसे कहा जाता है मित्रों छप्पन का मैदान। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 56 नालियों के समूह को, है ना, 56 नालियों के समूह को, है ना, प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के अंदर कहा जाता है इसे छप्पन का मैदान। आगे हम बात करें, जैसे ये प्रतापगढ़ के अंदर प्रवेश करती है ना, प्रतापगढ़ के अंदर ये माही नदी प्रवेश करती है तो इस प्रतापगढ़ के निकटवर्ती भाग को, है ना, प्रतापगढ़ के अंदर इस माही नदी के निकटवर्ती भाग को कहा जाता है कांठल, है ना। क्या कहा जाता है मित्रों? कांठल। ये भी ध्यान रखना है मित्रों, कांठल किसे कहा जाता है? तो माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ के अंदर निर्मित मैदान को कहा जाता है, तटवर्ती भाग को कहा जाता है कांठल। बाद में ये प्रवेश करती हुई, है ना, बाद में ये प्रवेश करती हुई डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाते हुए राजस्थान से निकलती है और वह खंबात की खाड़ी में अपना जल विलीन करती है। और इस डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहा जाता है मेवल, है ना, इस क्षेत्र को कहा जाता है मित्रों मेवल। तो ये भी ध्यान रखना, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य को क्षेत्र को कहा जाता है मेवल। देखिए अब बात करते हैं हम एक एक पॉइंट की। देखिए सबसे पहले हम बात करें तो आ जाता है मैदान छप्पन का मैदान। कौन सा मैदान दोस्तों? छप्पन का मैदान, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य, है ना। देखिए छप्पन का मैदान, छप्पन के मैदान की अपन बात करें तो प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के मध्य क्षेत्र को कहा जाता है छप्पन का मैदान। छप्पन के मैदान की अपन बात करें तो प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के मध्यम मैदान को या निर्मित मैदान को, है ना, छप्पन का मैदान कहा जाता है ना, छप्पन का मैदान कहा जाता है। एक छप्पन की पहाड़ी थी जो अपन ने पढ़ी थी, सिवाना तथा बालोतरा के मध्य गुब्दाकार जो पहाड़ियां हैं उस पहाड़ी को कहा जाता है छप्पन की पहाड़ी। और छप्पन पर्वत की भी पूछ ले तो कौन सा? अपना सिवाना तथा बालोतरा के मध्य, उसको ही कहा जाता है छप्पन की पहाड़ी या पर्वत। और छप्पन के मैदान की बात आ जाए तो आ जाता है प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के मध्य के मैदान को कहा जाता है छप्पन का मैदान। और छप्पनिया अकाल का भी नाम सुना होगा, महाराजा गंगा सिंह के समय ये छप्पनिया अकाल राजस्थान के अंदर पड़ा था। ठीक है, तो ध्यान रखना, छप्पन के मैदान की बात आ जाए तो पूछ ले तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य के क्षेत्र को कहा जाता है छप्पन का मैदान। बाद में हम बात करते हैं कांठल की। कांठल कहा जाता है सर, देखिए कांठल की अपन बात कर लें तो कांठल कहा जाता है प्रतापगढ़ के अंदर, है ना, प्रतापगढ़ के अंदर माही नदी का तटवर्ती भाग क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। देखिए कांठल की बात करें, माही नदी पर निर्मित
मैदान है ना, माही नदी पर निर्मित मैदान प्रतापगढ़ के अंदर, माही नदी पर निर्मित मैदान प्रतापगढ़ के अंदर, सॉरी, माही नदी के द्वारा निर्मित है ना प्रतापगढ़ के अंदर तटवर्ती, माही नदी का तटवर्ती भाग, माही नदी पर प्रतापगढ़ के अंदर निर्मित मैदान, देखिए प्रतापगढ़ के अंदर माही नदी का तटवर्ती भाग, माही नदी का तटवर्ती भाग है ना प्रतापगढ़ के अंदर कहलाता है कांठल, है ना, क्या कहलाता है मित्रों, कांठल। एक बात आ जाती है कांठल का ताजमहल, है ना, कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है ना, कांठल का ताजमहल। देखिए कांठल के ताजमहल की बात करें कि सर कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो आ जाता है काका जी की दरगाह, देखिए आ जाती है काका जी की दरगाह, है ना, काका जी की दरगाह सर कहाँ, तो काका जी की दरगाह स्थित है प्रतापगढ़ के अंदर, इसे कहा जाता है कांठल का ताजमहल, है ना, क्या कहा जाता है मित्रों, कांठल का ताजमहल। और कांठल पूछे तो माही नदी का तटवर्ती भाग प्रतापगढ़ के अंदर क्या कहलाता मित्रों, कांठल कहलाता। बाद में हम बात करें मेवल की, तो डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य के क्षेत्र को या भूभाग को कहा जाता है मेवल। देखिए बात करें इस मेवल की, है ना, तो डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को, बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को स्थानीय भाषा में कहा जाता है मेवल। क्या कहा जाता है मित्रों, मेवल, ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, है ना, नेक्स्ट हम बात करें इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की, तो अगला आ जाता है बेसिन, बनास बेसिन। कौन सा बेसिन मित्रों, बनास बेसिन। देखिए इस बेसिन की भी अपन ने बात कर ली, माही बेसिन। देखिए माही बेसिन की एक और बात बता दूं मैं आपको, देखिए इस डूंगरपुर के अंदर, है ना, इस डूंगरपुर के अंदर मित्रों एक नदी और आती है, उस नदी का नाम है बिछामेड़ी की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। इस नदी का नाम आ जाता है जाखम नदी। कौन सी नदी भाई अपने, जाखम नदी। एक और नदी का उद्गम हो जाता है मित्रों, सॉरी, जाखम नदी का तो उद्गम होता है मित्रों छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से, है ना, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। और सोम नदी का जो उद्गम होता है वो बिछामेड़ी की पहाड़ी, है ना, बिछामेड़ी की पहाड़ी उदयपुर से इस नदी का उद्गम होता है। और ये, है ना, डूंगरपुर में एक गांव है, उस गांव का नाम है नवा टापरा गांव। कौन सा गांव भाई अपना, नवा टापरा गांव। इस नवा टापरा गांव के अंदर ये तीनों नदियां आपस में क्या होती है, मिलती है। और तीनों नदी मिलने के कारण इससे यहाँ पर दोस्तों एक संगम का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है त्रिवेणी संगम, यानी तीन नदियों का आपस में मिलना क्या कहलाता है, त्रिवेणी संगम, ठीक है। इसी नवा टापरा गांव में मित्रों आदिवासियों का सबसे बड़ा कुंभ, है ना, जिसका नाम आ जाता है बेनेश्वर मेला, है ना। कौन सा मेला भाई अपना, बेनेश्वर मेला। इस बेनेश्वर मेले की हम बात करें तो नवा टापरा गांव में पड़ता है, जो आदिवासियों का सबसे बड़ा कुंभ माना जाता है। देखिए आदिवासियों का, है ना, आदिवासियों का सबसे बड़ा कुंभ, आदिवासियों का सबसे बड़ा कुंभ माना जाता है बेनेश्वर का मेला, ठीक है। खंडित शिवलिंग की इस बेनेश्वर के मेले के या बेनेश्वर मंदिर में पूजा की जाती है, ठीक है। और बेनेश्वर हम बात करें आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा कुंभ की बात आए तो आ जाता है गोटिया अंबा का मेला, और वो स्थित है बांसवाड़ा जिले के अंदर। देखिए नेक्स्ट हम बात करें अगले बेसिन की, तो आ जाता है अपना अगला बेसिन आ जाता है अपना बनास बेसिन। कौन सा भाई अपना, बनास बेसिन। देखिए बनास बेसिन की हम बात करें, है ना, तीसरा आ जाता है बनास बेसिन, तीसरा आ जाता है बनास बेसिन। इस बनास बेसिन की हम बात करें, है ना, इस बनास बेसिन की हम बात करें तो इसका विस्तार आ जाता है मित्रों, है ना, इसका विस्तार आ जाता है 3 जिलों के अंदर, है ना, इसका विस्तार आ जाता है 3 जिलों के अंदर। कौन कौन से सर वे 3 जिले, देखिए 3 जिलों की हम बात करें तो एक आ जाता है भीलवाड़ा, है ना, एक आ जाता है भीलवाड़ा, एक आ जाता है मित्रों सवाई माधोपुर, है ना,
सवाई माधोपुर। और तीसरा जिले की हम बात करें तो आ जाता है टोंक, है ना। कौन सा जिला मित्रों? टोंक, ठीक है। भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर और टोंक, इस बनास बेसिन का विस्तार आ जाता है। देखिए बात करें कि इसका भी जो निर्माण हुआ है वो बनास नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से इस मैदान का भी निर्माण हुआ है। देखिए हम बात करें तो ये आ जाता है राजस्थान, है ना, ये आ जाता है राजस्थान। उस बनास की हम बात करें तो इस बनास नदी का जो उद्गम होता है वो खमनोर की पहाड़ियाँ, है ना, खमनोर की पहाड़ी, इस प्रकार से इस नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से, है ना। खमनोर की पहाड़ी सर कहाँ स्थित है? देखिए खमनोर की पहाड़ी की हम बात करें तो आ जाती है राजसमंद जिले के अंदर, कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है और नदी का नाम आ जाता है बनास नदी। कौन सी नदी भाई अपने? बनास नदी, ठीक है। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी नदी आ जाती है बनास नदी, जिसका उद्गम भी राजस्थान से होता है ना, और अंत भी कहाँ होता है? राजस्थान के अंदर। तो सर्वाधिक, है ना, पूर्णतः भाव की दृष्टि से सर्वाधिक सबसे बड़ी नदी आ जाती है बनास नदी, ठीक है। और इस बनास नदी का उद्गम आ जाता है कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से, है ना, खमनोर की पहाड़ियों से नदी का उद्गम होता है। बाद में हम बात करें इस नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से इस मैदान का निर्माण होता है। और भीलवाड़ा में हम बात करें तो भीलवाड़ा में इसके मैदान को इस नदी के द्वारा जो निर्मित मैदान बनता है उसे कहा जाता है मित्रों खेराड, है ना। क्या कहा जाता है मित्रों? खेराड प्रदेश कहा जाता है, ठीक है जी, इसे कहा जाता है खेराड प्रदेश, ठीक है। आगे जाके मित्रों यह करौली तथा धौलपुर में, है ना, करौली तथा धौलपुर में एक मैदान बनाते हैं, उसे कहा जाता है मालपुरा करौली या मालपुरा का मैदान, है ना, मालपुरा करौली का मैदान, ये भी ध्यान रखना, मालपुरा करौली का मैदान, है ना, मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान कहा जाता है, ठीक है। बनास बेसिन, ये था अपना मित्रों बनास बेसिन, ठीक है। आज अपन ने कंप्लीट किया पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश को अपन ने, है ना, पूर्वी मैदानी प्रदेश को अपन ने 3 उप विभागों के अंदर बात की, ठीक है जी। कौन कौन से 3 उप विभाग? एक आ जाता है चंबल बेसिन, दूसरा आ जाता है माही बेसिन और तीसरा आ जाता है बनास बेसिन, ठीक है। कल अपन बात करेंगे मित्रों, है ना, कल अपन बात करेंगे मित्रों, वापस आ जाएंगे अपन, अपना जो लास्ट भौतिक प्रदेश आ जाता है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसकी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।